हेलो पुपिल टीचर्स। आज मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 2 लेकर आई हूँ। हम ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं पहली वीडियो में और ये आपके इंग्लिश का यूनिट 2 है। जैसा कि आप जानते हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो 1 यूनिट हो चुका है, सेकंड हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसका कोई पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं होगा, पूरा का पूरा यूनिट आप इसी वीडियो में कंप्लीट कर जाएंगे। अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि इस यूनिट में कुछ भी छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी कवर कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2 जिसका नाम है लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब लैंग्वेज स्किल की बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी ये दोनों ही सब्जेक्ट हमारे लिए डीएलएड में क्या होते हैं, लैंग्वेज कोर्स होते हैं, है ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। तो हम इसमें भाषा पे ही जोर देते हैं। तो आज जो हमारा है यूनिट, इसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे या उसके कौशल को समझेंगे। तो जो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका लैंग्वेज स्किल्स, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स। कि जो हमारा लैंग्वेज स्किल है, भाषा है, जो उसका कौशल जो है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहली बात कि लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स आर लेसन ऑब्जेक्टिव्स। कि जब हम भाषा के उद्देश्य की बात करते हैं ना, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं लेसन ऑब्जेक्टिव की, यानी कि पाठ के उद्देश्य की। मान लीजिए आप बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, यदि आप उसका उद्देश्य, उस पाठ में क्या कहा गया है, बच्चे को नहीं बता पा रहे हैं, तो भाषा का कोई भी उद्देश्य नहीं रह जाता। दूसरी बात, टू अचीव द गोल ऑफ द लेसन। मैंने जैसे पहले बताया, लेसन का जो गोल है, अगर हम वो प्राप्त नहीं करते, हम वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को जो लेसन में था, तो हम लैंग्वेज का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ठीक से। एंड द ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व द 4 लैंग्वेज स्किल्स। अब जो लैंग्वेज स्किल्स होती है उसमें 4 तरह की हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, काम करना होता है या विकास करना होता है। जैसे पहला आता है स्पीकिंग। यदि हम अच्छे से स्पीक करेंगे ना तो ही बच्चा सुनेगा। देन लिसनिंग, हमें बच्चे की बात भी सुननी होती है। रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना। तो बेसिकली ये 4 चीजें ही हैं जो आपको लैंग्वेज स्किल में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास क्या आ जाएगा, वोकैबुलरी इज एज वेल इम्पोर्टेंट। कि जो हमारी वोकैबुलरी है, हमारे पास शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे शब्द होने चाहिए कि हम बच्चों को समझा पाए। एज अ पुपिल टीचर अगर मैं बात करूँ तो मेक कॉम्प्रिहेंशन, आपको जो है चैप्टर से अलग भी कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना होता है बच्चे को समझाने के लिए। गिव इफेक्टिव स्पीकिंग, आपकी जो स्पीकिंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए कि सामने वाला सुने, ना कि वो बोर हो रहा हो। दूसरी बात, अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है लिसनिंग। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है एज वेल। तो यदि हम बात करते हैं लिसनिंग की एज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, संप्रेषण होता है जो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, लिसनिंग। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, लिसनिंग। अगर हम सुनते नहीं है ना, तो फिर हम कॉम्प्रिहेंशन या फिर हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। हमें ये नहीं पता कि टॉपिक क्या चल रहा है, टीचर क्या बोल रहे हैं या बच्चा हमसे क्या पूछ रहा है, तो हम आंसर भी उसी हिसाब से करेंगे ना। तो लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग के लिए। उसके बाद क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर, लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है नर्सिंग केयर में भी। एज अ नर्स यदि हम ट्रीट करते हैं, देखो एक पेशेंट के लिए नर्स होती है, उसी तरह से हम क्या होते हैं, पुपिल टीचर या फिर टीचर स्टूडेंट्स के लिए होता है, हमें जो होता है उनकी केयर करनी होती है। तो बच्चा भी एक पेशेंट की तरह ही होता है एकदम। एक पेशेंट भी आपने देखा होगा बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो बच्चा क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, इस बात को हमें समझना जरूरी होता है। और एज एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, सेम ऊपर वाला ही पॉइंट है ये भी, कि आपको जो है बहुत ही अच्छे से सुनना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को भी एक बार देख लेते हैं। लिसनिंग टू लर्न, हमें सुनना है क्यों, सीखने के लिए। जितनी बार हम सुनते हैं ना, उतनी बार ही हम सीखते हैं। कई बार हम बच्चों से सीखते हैं, कई बार हम अपने टीचर से सीखते हैं, कई बार हम अपने सहपाठियों या फिर साथियों से भी सीखते हैं। टू इवेल्युएट एंड एनालाइज, यदि हम सुनेंगे तभी हम इवेल्युएट कर पाएंगे और किसी भी चीज को एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर में चीज है क्या, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान है। टू अंडरस्टैंड फीलिंग एंड इमोशंस,
अब किसी की फीलिंग को समझने के लिए, इमोशंस को समझने के लिए भी हमें उसे सुनना पड़ेगा, लिसनिंग करनी पड़ेगी। टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैंने पहले ही बता दिया कि कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए भी हमें सुनना होता है। हियरिंग इज द फिजिकल एबिलिटी, लिसनिंग इज अ स्किल। देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस टॉपिक कि हियरिंग यानी कि सिर्फ सुन लेना तो एक एबिलिटी है, जिसके पास भी कान है ना वो सब सुनता है, एक जानवर भी हमारी आवाज सुनता है। लेकिन लिसनिंग यानी उसको समझना, सुनकर समझना इज अ स्किल, एक कला है। कोई क्या कह रहा है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके नेचर को फिर डिफाइन करते हैं कि हाँ उसने ऐसा कहा था, वो ऐसा आदमी है, तो ये होती है स्किल। और टेकिंग नोट्स एक्सेट्रा, अगर हम सुनते हैं तो फिर हम नोट्स वगैरह बनाते हैं, ये तो फॉर्मल स्टडीज की बात हो गई। इसमें क्या होता है, लिसनिंग में 5 स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस पे काम किया जाता है। कैसे? रिसीविंग, सबसे पहले जो बोला गया वो रिसीव करते हैं, हमारे कानों तक आता है। अंडरस्टैंडिंग, उसको समझते हैं। इवेल्युएटिंग, उसमें कुछ एड ऑन करते हैं। रिमेम्बरिंग, उसको याद रखते हैं। एंड देन रिस्पॉन्डिंग, और फिर हम क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। चलिए, एक और है एक्टिव लिसनिंग। अब आपने सुनना काफी नहीं होता ना, हम एक्टिव लिसनर बनना है ना हमें। और पैसिव लिसनिंग, मैंने कहा था टाइप्स ऑफ लिसनिंग कितने होते हैं, हमें टाइप्स भी पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव लिसनिंग और दूसरा होता है पैसिव लिसनिंग, है ना। टाइप्स की भी तो बात की थी। तो एक्टिव और पैसिव आप वर्ड से ही समझ जाएंगे। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, अलाउज द लिसनर टू एंगेज विद द स्पीकर एंड रिस्पॉन्ड, कि जो सुनने वाला होता है ना, हमारा लिसनर जो होता है, हम उसको अलाउ करते हैं कि वो क्या करे, इंगेज करे जो उसने सुना है स्पीकर के साथ, और रिस्पॉन्ड करे, है ना। ये नहीं कि सिर्फ सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हम कुछ एड ऑन ही नहीं कर सकते। बाय 3 मेन डिग्री ऑफ द लिसनिंग, कैसे? रिपीटिंग करेंगे, पैराफ्रेजिंग और फिर रिफ्लेक्टिंग। हम एक्टिव लिसनर तब होते हैं जब हम सुनने के साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव लिसनर की, तो सिट इन क्वाइटली विदाउट रिस्पॉन्ड, तो हमें क्या होता है, एकदम चुप शांति से बैठना होता है और सिर्फ काम क्या है, सुनने का। जैसे कि लिसन टू म्यूजिक, आप जब म्यूजिक सुनते हैं तो क्या आप उसमें कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ, वो अलग बात है कि आप साथ ही साथ जो है ना उसको रिपीट कर रहे होते हैं गाने को, लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते कि हाँ भाई तू ये क्यों बोल रहा है ना। गाना तो हम सिर्फ सुन रहे हैं ना, तो वहां पे हम क्या काम कर रहे होते हैं, पैसिव लिसनर का। दूसरा, पॉडकास्ट और न्यूज लिसनिंग, जैसे भी कोई पॉडकास्ट हो जाता है या फिर हम न्यूज सुन रहे होते हैं ना टीवी में, तो भी हम क्या होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं। तो आपको एक्टिव और पैसिव समझ आ गया होगा। अब आती है बात इम्प्रूव योर पैसिव लिसनर स्किल, कि आप जो अपने पैसिव लिसनर स्किल को कैसे बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। कैसे बढ़ाएंगे भाई? आप अगर क्लास में लेक्चर ले रहे हैं या न्यूज सुन रहे हैं, तो आप कैसे रहेंगे, फोकस करेंगे, पोजीशन अच्छी होगी, साइलेंस यानी चुप रहेंगे, और लीन इन, आप उसको समझेंगे, उसके अंदर घुसेंगे कि वो कह क्या रहा है या हम क्या सुन रहे हैं। आती है बात ऑब्जेक्टिव्स पे, तो भाई सुनने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, आप किस लिए सुन रहे हैं? ऑर्गेनाइज नोट्स, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं या न्यूज सुन रहे हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। डिस्टिंग्विश मेन आइडियाज फ्रॉम द डिटेल, जो कहा जा रहा है उसमें से जो मेन आइडिया है, जो योजना है, वो आप ले सकते हैं, आइडियोलॉजी ले सकते हैं। आइडेंटिफाई स्पीकर्स पर्पस, आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कहने वाला है, स्पीकर जो है, उसका उद्देश्य क्या है। फिर डिस्कशन कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और रिफ्लेक्ट और या फिर इवेल्युएट भी कर सकते हैं। रोल ऑफ लिसनिंग इन ओरल एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ लिसनिंग, पैसिव एंड एक्टिव। आ गया है हमारा थर्ड टॉपिक, जिसमें क्या है, रोल ऑफ लिसनिंग इन ओरल एक्सप्रेशन, कि ओरल एक्सप्रेशन में लिसनिंग का क्या रोल है। टाइप ऑफ लिसनिंग हम ऊपर ही कर चुके हैं, पैसिव और एक्टिव, तो मैं अब ये दोबारा नहीं कराऊंगी आपको, जस्ट आप रोल ऑफ लिसनिंग देख लीजिए। तो क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है, जिसमें हम वर्बली बात करते हैं, आर फंडामेंटल टू डेवलप लिटरेसी एंड एसेंशियल थिंकिंग एंड लर्निंग। ये जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है ना, ये बहुत ही आधारभूत जो होता है, हमारी नीड होती है किस चीज के लिए, हमारी लिटरेसी और थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। जब हम ओरली बात करेंगे तो 3 चीजें चाहिए, लिसनिंग एक तो सुनने वाला होना चाहिए, स्पीकिंग बोलने वाला होना चाहिए, और रिफ्लेक्टिंग उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए, है ना। अब किसी ने बोला, किसी ने सुन लिया, बात खत्म ना, अब उसके ऊपर डिस्कशन होगा, कुछ एड ऑन होगा, कुछ -1 होगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन
तो यही था हमारा ये वाला टॉपिक जो बहुत छोटा सा था। मैंने बताया ना इसमें पैसिव और एक्टिव तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब आ गया हमारा फोर्थ टॉपिक इस यूनिट का, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड। आप साउंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि किसी ने क्या कहा। साउंड्स देखो, वर्ड को तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसने गुड बोला मतलब अच्छा, लेकिन उसने गुड किस तरीके से बोला। कई बार हम जो है ना टोंट मारने के लिए भी गुड बोलते हैं, ओ गुड। तो हमें जो होता है ना साउंड को समझना होता है, टोन को समझना होता है कि बोलने वाले का टोन क्या है, और सिंथेटिक पैटर्न इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्डिंग, और फिर हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड। तो चलिए देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके अंदर क्या है कि आपको सारे लेटर्स वगैरह इंग्लिश का जो हमारा वर्णमाला है, जैसे हिंदी में इंग्लिश की आपको अल्फाबेट समझनी होगी। तो ये सभी जानते हैं अल्फाबेट कितने हमारे पास 26 लेटर्स, 5 वोवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट है। ये तो बताने की बात ही नहीं है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड सेंट्रा। तो अगर हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, यानी कि बोलना, बात करना, तो इसमें जो सेंटर में हमारी जो चीज होती है उसे कहते हैं सिलेबल्स। इसे बहुत अच्छे से समझना, सीटेट में भी 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता है सिलेबल्स। सिलेबस क्या है, यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन लाइक वोवल साउंड, कि इसके बिना ना आपका जो वर्बली कम्युनिकेशन है वो हो ही नहीं सकता। आप कुछ बोल ही नहीं सकते। जैसे कि हिंदी में मात्राएं, आप बिना मात्राओं के क्या अपनी बात रख पाएंगे? बिना मात्राओं वाले शब्द 2 अक्षरों के या 3 अक्षरों के शब्द से क्या आप बोल पाएंगे जो आप कहना चाहते हैं? प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह से हमारे इंग्लिश में जो सिलेबल्स है, यानी कि आप एक तरह से मान लीजिए वॉवल्स, यानी कि इनकी मात्राएं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए WA और फिर मैंने स्लैश डाला TER, वाटर। तो अगर मैं बात करूं इसमें कितने सिलेबल्स है, कितने वोवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, A एंड E। तो ये 2 सिलेबल से मिलकर हमारा क्या बन गया, वाटर। ठीक है। इसी तरह से इन्फर्नो, यहाँ भी हमारे पास कितने वोवल्स है, 1 2 3। तो हमारे कितने सिलेबल्स हो गए, 3। आई होप आपको सिलेबल्स पता चल गया होगा। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज आर नोन एज फोनीम्स, कि जो साउंड होता है, जो आवाज आती है स्पोकन लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, फोनीम्स कह सकते हैं, या फिर ग्राफीम्स भी कह देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जब आप एक शब्द को बोलेंगे, सिलेबल्स आपको पता चल गया। अभी जब आप किसी भी शब्द को बोलेंगे ना, तो उसमें कितने फोनीम्स होंगे, कितने ग्राफीम होंगे। जैसे मैंने बोला वाटर, तो कैसे हुआ, व आ ट र, है ना, 4 फोनीम्स। देखिए मैंने हिंदी में बोला व आ ट र, वाटर, ऐसे मिलके बना हमारा वाटर। तो इसमें सिलेबल्स तो हमारे कितने थे, 2, लेकिन फोनीम्स कितने बन गए, 4, है ना। उसी तरह से इन्फर्नो अभी हो गया, इसमें 3 सिलेबल्स है ना, देखो I E और O, ठीक है। बट इसमें फोनीम्स कितने, 7, देखो ई न फ अ र न ओ, ठीक है। सबको मतलब कि फोनीम्स जो है वो ज्यादा होते हैं और सिलेबस जो होते हैं वो कम होते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट की, जो हमारा IPA है, यानी कि इंटरनेशनल जो है हमारा फोनेटिक अल्फाबेट ABCDE। अगर हम बात करते हैं, वो हमें क्यों नीड पड़ी, क्यों, आप देखेंगे कि जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है वो तो ज्यादा होती है, जबकि इंग्लिश में 26 ही लेटर है। तो उसमें हम सारी चीजें कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि F एक वर्ड है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। F का साउंड होता है फ, है ना, तो फ से बन गया फील्ड, और उसके बाद फोटो। अगर आप इस शब्द को देखेंगे ना, फोटो को, तो हमने यहाँ पे PH का इस्तेमाल किया है, ना कि F का। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है उसने हमें अलाउ किया है कि आप F की जगह जो है PH अभी इस्तेमाल करेंगे, तो भी वो फोटो ही कहलाएगा, लेकिन दोनों ही वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होगा। उसी तरह J और D और Z हो गया। जैसे जज की स्पेलिंग आप देखेंगे तो भी हम जज पढ़ते हैं, और जो ये J होता है उस और जेंट होता है ना, इसको भी हम जे ही पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, हिंदी का ज पढ़ते हैं हम तीनों को। तो ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट की वजह से ये सारा काम होता है। ऐसी एक एग्जाम्पल यहाँ भी है। आगे चलते हैं कि फोनेटिक ड्रिल्स ऑर्गेनाइजिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज। तो जो फोनेटिक ड्रिल्स होते हैं, यानी हम जो बच्चों को बुलवाते हैं, बोल बोल कर याद कराते हैं, या क्लास में एक्टिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटीज दी है, जैसे डिबेट्स,
हम जो डिबेट्स करवा सकते हैं, स्पीचेस लिखवा सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, रोल प्ले, ड्रामा, डायलॉग्स और प्रेजेंटेशन। तो ये सारे काम हम क्लास में करवा सकते हैं। अगली हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोनाउंसिएशन, राइम एंड रिदम और इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता ही है क्या होता है, एविडेंट फ्रॉम इट्स स्पेलिंग। आप इस स्पेलिंग से ही समझ जाएंगे। जैसे प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, जैसे कि अप या फिर आउच, तो हम कुछ ना कुछ प्रोनाउंस कर रहे हैं ना। आगे चलिए, रिदम एंड राइम्स। अब रिदम और राइम्स क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपने अगर पोएम्स पढ़ी है ना तो इसे इजीली समझ जाएंगे। रिदम का मतलब क्या होता है, धुन, और राइम का मतलब तो आपको पता ही है, लय, है ना, हिंदी में लय कहते हैं। अब मैं फिर से बता देती हूँ आपको, राइम अगर हम देखें तो एंड ऑफ लाइन्स पोइट्री की, पोएम की जो लाइन्स होती है ना, आप उसका एंड देंगे, टू वर्ड्स एंड्स, दो एंड्स देंगे, कैसे, विद सिमिलर साउंड। वो कैसे होंगे, सिमिलर साउंड होंगे, जैसे कि डेन, बेन, दैट, फैट, है ना। और अदर पोएम, आप बहुत सारी पोएम ले लीजिए, आप जोनी जोनी यस पापा, ईट इन शुगर नो पापा, है ना, टेलिनोलाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये जो लास्ट के वर्ड एंड हो रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, राइम्स कहते हैं। और रिदम की बात की जाए तो ये ऑडिबल पैटर्न होता है। ऑडिबल यानी सुनने में आप धुन की तरह बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो हम धुन बना लेते हैं गाने की तरह। इससे क्या होता है कि एलोंगेटिंग और ट्विस्टिंग द टंग, कि जो हमारा जो टंग होता है ना, हम इसकी सहायता से धुनों को निकालते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सिंगिंग, ये पोयम को गाते हैं, रीडिंग अलाउड जोर से बोलते हैं, है ना, कंटिन्यूटी लगातार बोलते हैं, टैप और क्लैप हम क्या करते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, और ऑडिबल पैटर्न हम क्या करते हैं, धुनों को अपने मुंह से निकालते हैं। तो क्या होता है कि बोथ राइम एंड रिदम आर इम्पोर्टेंट फॉर पोएम रीडिंग, कि जब आप एक कविता पढ़ा रहे होंगे ना, पोएम, तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, इंटोनेशन। अब इंटोनेशन की हिंदी क्या होती है, सीधे सीधे शब्दों में आवाज का उतार और चढ़ाव। कब आपको आवाज तेज करनी है, कब कम करनी है, और कब मीडियम रखनी है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, लय का उतार चढ़ाव, कि आपको जो है, आप जो टोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम और ज्यादा कैसे और कब करेंगे, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या होता है इससे कि इफेक्ट इन स्पीच बाय लाउडनेस, पिच, कैडेंस, लिफ्ट ऑफ वॉइस एंड पॉजेस, कि जब आप स्पीच दे रहे होंगे तो उसमें आप कभी कभी लाउड हो जाएंगे, आपकी पिच लाउड हो जाएगी, कैडेंस हो जाएगी, लिफ्ट ऑफ वॉइस हो जाएगा, एंड पॉज, कई बार आप बीच बीच में पॉज भी लेंगे, यानी कि थोड़ा सा विराम भी लेंगे। साउंड प्लेजेंट बट नॉट लाइक म्यूजिक, कि जो आवाज है वो अच्छी होनी चाहिए लेकिन म्यूजिक की तरह नहीं, क्योंकि स्पीच और म्यूजिक, पढ़ाई और म्यूजिक में थोड़ा तो अंतर रखेंगे ना। उसके बाद पंक्चुएशंस आर इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, टोन्स टू एक्सप्रेस इमोशन, सरप्राइज, क्वेरीज एंड रिक्वेस्ट, कि जो टोन होगा वो क्या एक्सप्रेस करेगा, हमारा इमोशंस को। जैसे अगर हम कोई सैड वाली चीज पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं तो उस समय हम ऐसे स्माइली या हंसता हुआ फेस तो नहीं कर सकते ना। और सरप्राइज होंगे तो आप सरप्राइज वाला रिएक्शन भी देंगे कि आप सरप्राइज हो गए, है ना। उसके बाद ये चीजें थी। अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट लाइन की, इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम वर्बली बात कर रहे होते हैं ना मुंह से, तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे चलता है पंक्चुएशन, जिन्हें हम चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, चिन्ह। कौन कौन से हो सकते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये एग्जाम्पल दिए, और भी होते हैं ब्रैकेट वगैरह। तो ये तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इनसे, तो सबको लिखने की जरूरत नहीं है। फुल स्टॉप आपको पता है कि एंड ऑफ सेंटेंस में लगता है, और क्वेश्चन मार्क आस्क्ड क्वेश्चन में लगता है, और कॉमा लगता है सेपरेटिंग एलिमेंट्स को सेपरेट करने में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओरल एक्सप्रेशन, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स। कि ओरल एक्सप्रेशन यानी कि ओरली जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं तो वो क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर। सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है ये,
कि वो प्रोसेस है जिसमें हम वर्बली ट्रांसमिट करते हैं। वर्बली यानी मुंह से बोलकर एक स्थान से या फिर एक आदमी से दूसरे आदमी या फिर पूरे ग्रुप तक अपनी बात को पहुंचाते हैं वर्बली बोलकर। इसके टाइप कितने होते हैं? 2, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्डों से ही आप समझ जाएंगे। फॉर्मल में क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। सॉरी, ये थोड़ा उल्टा हो गया। जो फॉर्मल है ना वो ये रहा और जो इनफॉर्मल है वो ये रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल की, तो उठ के इधर आ जाइए। जब हम फॉर्मल कर रहे होते हैं ना एक्सप्रेशन ओरल, तो वो क्या होता है? हम प्रेजेंटेशन में करते हैं। जब हम कहीं पे प्रेजेंटेशन देते हैं या तो अपने टीचर के सामने या तो किसी क्लास में बच्चे के सामने, तो वो क्या होता है? हमारा फॉर्मल ओरल एक्सप्रेशन होता है। या तो ये क्लासरूम लेक्चर भी हो सकता है और स्पीच भी हो सकती है, ठीक है। और इनफॉर्मल की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है इसमें। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं ना आमने सामने, या फिर टेलीफोन पर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। आप टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप इनफॉर्मली बात करते हैं ना, अपने रिलेटिव से बात करते हैं या अपने टीचर से भी कई बार आप बात करते हैं, आप कैसे हैं, हेलो, हाउ आर यू। तो ये इनफॉर्मल बातें होती है। डिस्कशन भी हमारा इनफॉर्मल में ही आएगा। आगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट लर्निंग, है ना। जो हमारा ओरल एक्सप्रेशन है, ओरली आप जाइए किसी क्लास में, आप चुपचाप खड़े हैं बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? तो ये फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट लर्निंग है। अगर हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए ओरल एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। असेंशियल फॉर लिटरेसी लर्निंग, अगर हम लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, किसी भी हिंदी या किसी भी विषय का साहित्य पढ़ाते हैं, तब भी हमें क्या करना होता है? ओरल एक्सप्रेशन लेने ही होते हैं। सक्सेसफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, अगर आप ओरल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी आप किसी भी लैंग्वेज को सक्सेसफुली बता पाएंगे। लेस द लैंग्वेज डिफिकल्टी, ये जो ओरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या कर देता है? लैंग्वेज की जो परेशानियां होती है ना, किसी भी नए भाषा को सीखने में जब हम दिक्कतें आती हैं उसको कम कर देता है। इम्प्रूव स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये हमारी स्पीकिंग और लिसनिंग को भी इम्प्रूव करता है। आगे चलते हैं मोड ऑफ ओरल एक्सप्रेशन, कि जो हमारा ओरल एक्सप्रेशन है इसके मोड्स क्या क्या हैं। तो पहला है 1-to-1 स्पीकिंग, कोई एक बंदा किसी एक बंदे को बोलता है ना। टीचर टीचर को बोल रही है, या स्टूडेंट स्टूडेंट को बोल रहा है, या स्टूडेंट टीचर को बोल रहा है, या टीचर स्टूडेंट को बोलता है ना, ओरल एक्सप्रेशन है ना। उसके बाद स्मॉल ग्रुप और टीम बेस्ड, अब क्या हो सकता है कि एक ग्रुप जो है वो बोल रहा है मिलके, ड्रामा क्रिएट कर रहा है, या फिर पूरी टीम जो मिलके है काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद ओरल एक्सप्रेशन फुल क्लास डिस्कशन हो सकता है। अगर क्लास डिस्कस कर रही है तो भी हमारा वहां पे ओरल एक्सप्रेशन काम करता है। स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन एंड ओरल एग्जामिनेशंस, कई बार हम बच्चों के ओरल एग्जाम लेते हैं ना कि हाँ बेटा आपका आज ओरल टेस्ट होगा, चलो टेबल सुनाओ, तो ये भी क्या है? ओरल एक्सप्रेशन है। तो ये था हमारा इंग्लिश का यूनिट 2। इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। अगर कोई भी छोटा सा टॉपिक भी रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वाला यूनिट समझ में आया होगा। नेक्स्ट यूनिट भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी।